हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश में न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए मल्टी डोर कोर्ट हाउस की अवधारणा को आगे बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मंत्री सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण उपाय जारी रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से बिना पीयूसी वाले वाहनों का इस्तेमाल न करने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के जरिए देश की दिशा बदली और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर नए अवसर प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में सरकार का सुधारों का अभियान और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना और नागरिकों व कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को और सरल करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुधारों के जरिए देश को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ईसाइयों पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले प्रधानमंत्री के सद्भाव और भाईचारे के संदेश के खिलाफ है और केवल चर्च जाकर प्रतीकात्मक संदेश देना पर्याप्त नहीं है। गहलोत ने कहा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है, तभी देश में सौहार्द बना रह सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को संथाली भाषा में जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह संथाली समुदाय के लिए गर्व और खुशी का विषय है और इससे लोग अपनी मातृभाषा में संविधान को पढ़ और समझ सकेंगे। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध में आंशिक ढील दी है। नई गाइडलाइंस के तहत अब सैनिक कुछ चुनिंदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केवल पैसिव पार्टिसिपेशन यानी देखने तक की अनुमति पा सकेंगे, जबकि ऑपरेशनल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पूर्व नेता प्रकाश महाजन शिवसेना में शामिल हो गए हैं। दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन वर्ष 2006 से राज ठाकरे की अगुवाई वाली एमएनएस से जुड़े थे, लेकिन नेतृत्व से मतभेदों के चलते उन्होंने इस साल की शुरुआत में पार्टी छोड़ दी थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मदरसे पर ड्रोन हमले में 9 बच्चे घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को टैंक जिले के जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि माइनिंग माफिया खुलेआम सार्वजनिक संसाधनों की लूट कर रहा है और पर्यावरण की परवाह किए बिना अरावली पहाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जल्द ही मुलाकात होने वाली है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन मॉस्को और कीव की मांगों में भारी अंतर के चलते बातचीत मुश्किल बनी हुई है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। यह यूएई राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला पाकिस्तानी दौरा है और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने और उस पर कर घटाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि स्थानीय टीएमसी नेताओं और पुलिस का कहना है कि यह घटना पारिवारिक विवाद का नतीजा थी और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था।
कोझीकोड सिटी पुलिस ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केपीसीसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य एन सुब्रमण्यम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को सबरीमाला सोना चोरी मामले के आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी के साथ दिखाने वाली एक एआई जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। आईपीएल 2026 को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने बड़ा बयान दिया है। कुंबले ने कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले वेंकटेश अय्यर सीजन की शुरुआत में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी और मंगेश यादव सहित कई खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया था। हॉकी इंडिया लीग की गवर्निंग काउंसिल टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। वहीं हार्दिक सिंह भी आगामी हॉकी इंडिया लीग में बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरेंगे, ताकि अगले साल होने वाले व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय सत्र से पहले अपनी तैयारी और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकें। जापान की कैबिनेट ने रिकॉर्ड $785 अरब के बजट को मंजूरी दे दी है। अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए यह बजट 122.3 ट्रिलियन येन का होगा, जो मौजूदा साल के 115.2 ट्रिलियन येन के बजट से अधिक है। सरकार ने कहा है कि वह बढ़ते खर्च के बावजूद देश के कर्ज को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि राज्य अब फियरलेस बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी ने अपनी पुरानी बीमारू छवि को पीछे छोड़ते हुए अब राजस्व अधिशेष वाला मजबूत राज्य बनकर उभरने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। भारत सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बेहद गंभीर और चिंताजनक है। चीन ने अमेरिका की 20 रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने के फैसले के जवाब में की गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ताइवान से जुड़ा कोई भी उकसावे वाला कदम चीन बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरह की हर कोशिश का कड़ा जवाब दिया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। यह मामला 23 नवंबर को इंडिया गेट पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर माओवादी नारे लगाने और पुलिस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस का कहना था कि भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश के दौरान हालात बिगड़ गए थे। नेपाल में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। बालानंद शर्मा को नेपाल का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार द्वारा की गई है। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने ऐसे नए नियम अधिसूचित किए हैं जिनके तहत अब कोयला खदान खोलने या दोबारा शुरू करने के लिए कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। इंडिगो एयरलाइंस ने 25 दिसंबर को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच रोजाना सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी है। इसके साथ ही भारत के सबसे नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। भारत को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। किम्बर्ली प्रोसेस की प्लेनरी ने सर्वसम्मति से भारत को 1 जनवरी 2026 से इसका अध्यक्ष चुन लिया है। यह तीसरी बार होगा जब भारत किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भी भारत इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच का नेतृत्व कर चुका है। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक रहमान करीब 17 साल के आत्मनिर्वास के बाद बांग्लादेश लौट आए हैं। भारतीय रेलवे ने विजन 2030 के तहत एक बड़ा ऐलान किया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार देश के 48 प्रमुख शहरों से चलने वाली ट्रेनों की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाएगा, लेकिन इसके फायदे यात्रियों को जल्द मिल सकें, इसके लिए अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से क्षमता बढ़ाई जाएगी। भारत
ने अपनी सामरिक ताकत को और मजबूत करते हुए K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से किया गया। कांग्रेस ने बीएमसी में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाते हुए चार्जशीट जारी की है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि पिछले 3 साल से बीएमसी में कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, जिसके कारण प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।